ये है गंगापुरवा गांव, जहां रहते हैं संतोष और उसकी पत्नी रज्जो। संतोष एक गरीब किसान है, लेकिन इस साल सूखे की मार ने संतोष के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। हालत ये है कि घर में अन्न का दाना तक नहीं बचा। ए रज्जो, जरा ये बताबो कि हमारे घरे कछु राशन है कि नहीं? अगर राशन हो तो हम अभी तक खाना नहीं बना लेते। चलो कौनहू बात नहीं, शाम तक करत है कछु इंतजाम। हाओ, पर ज्यादा रात ना करी हो। आओ, तुम फिक्र ना करो। इतना कहकर संतोष अपनी झोपड़ी से बाहर आ गया। तभी रज्जो पीछे से भागती हुई आई और उसने संतोष को रोकते हुए कहा, अरे अरे सुनो जरा। क्या बात है? अब वो आज रात के कुल देवता की पूजा भी तो है, उसके लाए भी कछु पूजा को सामान ले आइयो। हाँ, हमें तो ध्यान ही ना हतो। गंगापुरवा गांव को मेन हाईवे से जोड़ने वाला एक बांस का पुल था, जिसे पूरा गांव पुल देवता मानता था। देखने में तो ये एक साधारण सा पुल ही लगता था, लेकिन गांव के लोगों की अटूट श्रद्धा इस पुल के साथ जुड़ी हुई थी। गांव के लोगों का मानना था कि ये एक जादुई पुल है जो सदियों से गंगापुरवा गांव की रक्षा करता आ रहा है। चल भाई महेश, पहुंच ही गए तेरे गांव। अब बता किधर जाना है? कहाँ है वो बांस का पुल जिसके इतने चर्चे हैं भाई? अरे रुक जा भाई, अभी बस थोड़ी दूर चलने के बाद वो पुल आ जाएगा। गांव के अंदर जाने के लिए उसी पुल से होकर जाना पड़ता है। ये है मोहित और रोहित। महेश गंगापुरवा गांव का ही रहने वाला है, जो फिलहाल शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा है और फिलहाल अपने शहरी दोस्त रोहित के साथ गांव में होने वाली पुल देवता की पूजा के लिए गांव आया है। रोहित शहर में ही पला बढ़ा है, इसीलिए एक बांस के पुल को देवता मानकर उसकी पूजा करना उसे बड़ा अजीब लग रहा है। महेश ने उसे जैसे ही इस बारे में बताया तो वो भी उसके साथ इस पूजा को देखने उसके साथ चला आया। दोनों दोस्त बस से उतरने के बाद गांव की ओर चल दिए और फिर बांस के पुल पर पहुंचते ही, ये क्या, इस बेकार पुल की पूजा करते हो तुम लोग? कसम से यार, लोग सही कहते हैं। गांव के लोग पढ़ लिख तो सकते हैं, लेकिन अपनी सोच से कभी आगे नहीं बढ़ सकते। चुप हो जा महेश, अगर किसी ने तेरी बातें सुन ली तो गजब हो जाएगा। ये बस एक पुल नहीं है, बल्कि हमारे पुल देवता हैं ये। तू नहीं जानता इन्होंने कितने सालों से हमारे गांव की रक्षा की है। अच्छा, इस पुल ने? क्या बात करता है यार, इस पुल पर पैर रखते ही ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। पता नहीं कितना पुराना है ये, इसका खुद का तो कुछ आता पता नहीं, और तुम लोगों की ये रक्षा करता है। कैसे भाई? और जरा ये तो बता कि आखिर कौन है वो बेवकूफ जो इस पुल से हार गया? तू इस पुल के बारे में कुछ नहीं जानता, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। यहाँ बैठ, मैं तुझे पूरी कहानी सुनाता हूँ। बात कई साल पुरानी है। तब हमारे गांव में ये बांस का पुल नहीं हुआ करता था। तब यहाँ से बाहर जाने के लिए इस पुल के नीचे बह रही नदी को पार करना पड़ता था। बड़ा मुश्किल काम था ये। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी इस नदी को पार करने में। तब हमारे गांव के उस वक्त के मुखिया सूरज चंद जी के इशारे पर गांव के सारे लोगों ने मिलकर इस पुल को अपने हाथों से बनाया था। दूर जंगल से बांस की लकड़ियां काट कर लाने से लेकर उनसे ये मजबूत पुल बनाने तक सब कुछ गांव के लोगों ने ही किया। और फिर बस इस पुल के बनने के बाद से ही गांव की किस्मत बदल गई। लोग शहर आने जाने लगे, व्यापार बढ़ने लगा और गांव के लोग अमीर होने लगे। लेकिन फिर हमारा गांव यहाँ के खतरनाक डाकुओं की नजर में आ गया। लेकिन हमारे मुखिया सूरज चंद जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने डाकुओं का जमकर मुकाबला किया, लेकिन आखिर में डाकुओं ने उन्हें मार ही दिया। इसी पुल पर डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। ओह, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर क्या हुआ बता ना। मुखिया जी की मौत के बाद गांव वालों के हौसले पस्त हो गए। सबने डाकुओं के सामने घुटने टेक दिए। डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया और हम फिर से गरीब हो गए। डाकू हर हफ्ते यहाँ आते और पूरे गांव को लूट कर चले जाते। लेकिन फिर अचानक डाकुओं का आना बंद हो गया है? पर कैसे? हाँ, जरूर उन डाकुओं को पुलिस ने पकड़ लिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस ने कुछ नहीं किया, बल्कि हमारे पुल देवता ने हमारी रक्षा की। हम सबका मानना है कि हमारे मुखिया जी अभी भी यहीं हैं, हमारे पुल देवता के रूप में, और वो ही हमें हर बार उन खतरनाक डाकुओं से बचाते हैं। सच में यार, तेरी स्टोरी में शुरू में तो बहुत दम था, लेकिन स्टोरी का क्लाइमैक्स वो एकदम बेकार है यार। क्या सच में तू ये कहना चाहता है कि वो मुखिया जी की आत्मा इस पुल में और वही सुपर हीरो बनकर उन डाकुओं से लड़ती है? देख भाई, तुझे भरोसा करना है तो कर, नहीं करना है तो चुपचाप पूजा में शामिल होकर वापस शहर लौट जा।
लेकिन खबरदार, जो तूने इस गांव और हमारे पुल देवता के बारे में कुछ भी गलत कहा तो। अरे अरे यार, तू तो सेंटी हो गया यार। अच्छा चल, सॉरी, आगे से कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है? तुम्हारे पुल देवता के बारे में। चल अब अपने घर ले चल यार, बड़ी जोर की भूख लगी है। इसके बाद महेश रोहित को अपने घर ले गया और दूसरी ओर संतोष अपने किसान दोस्त से ही कुछ पैसे उधार लेकर अपने घर पहुंचा। ई का है, इतने से पैसे में तो का हो पाए को। अब जो है यही है, इन्हीं से पूजा के लाने जो चाहिए वो खरीद लियो, बाकी भगवान मालिक। संतोष की ही तरह गांव के हर किसान की हालत खराब थी, क्योंकि डाकुओं से भले ही उनके पुल देवता उन्हें बचा रहे थे, लेकिन तरक्की के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं था। बस खेती बाड़ी से ही गुजारा चल रहा था, और वो भी इस बार सूखे की मार झेल रही थी। लेकिन इसके बाद भी पुल देवता की पूजा के लिए आयोजित कार्यक्रम में कोई कमी नहीं दिख रही थी। शाम होते ही पुल को बहुत ही बढ़िया तरीके से सजा दिया गया। हर तरफ दियों और रोशनी और फूलों की साज सजावट देखते ही बन रही थी। अरे वाह यार, सच में इस पुल में कुछ हो ना हो, पर तुम लोगों ने इसे इस तरह से सजाकर खास जरूर बना दिया है। चुप कर और सुन, सबके सामने जरा अपना मुंह बंदी रखना, वरना फालतू में तेरी पिटाई हो जाएगी, समझा ना? कुछ ही देर में बांस के पुल की पूजा शुरू हो जाती है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से आकर पुल देवता को चढ़ावा चढ़ाते हैं। संतोष और रज्जू भी कुछ फूल और थोड़ा सा गुड़ चढ़ाकर पूजा में हिस्सा लेते हैं, लेकिन तभी ए, चलो उठाओ, सब कुछ उठाओ, लूट लो रे सब कुछ, आग लगा दो इनके सबके घरों में। चलो चलो जल्दी करो। ये है मंगल सिंह, जो इस इलाके का नामी और सबसे खतरनाक डकैत है। इसने ठीक पूजा के वक्त अपने आदमियों के साथ गांव पर हमला कर दिया। ऐसा कई सालों के बाद हुआ था, जब कोई डाकू गांव की सीमा में घुस आया था। ये देखकर सभी गांव वाले थर थर कांपने लगे और डर के मारे पीछे हट गए, सिवाय संतोष और रज्जो के। तुम्हारे जैसे कई आए और कई चले गए, आज तक तो कोई हमारे गांव के ना ही लूट पाओ है, तो तुम्हारी का औकात अभी बकत है। चले जाओ, वरना हमारे पुल देवता तुमको छोड़ी है ना ही। मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा पुल देवता भी नहीं। ये देख, ये विभूति मैं हिमालय के एक बड़े सिद्ध योगी से छीन कर लाया हूं। जब तक ये मेरे पास है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकत। हमारे पुल देवता को कोई हरा नहीं सकत। वो हम सबन के साथ है। अच्छा, तो बताओ कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा पुल देवता? मैं तो यहीं खड़ा हूँ, और वो देखो, मेरे आदमी तुम्हारे घरों तक बस पहुंचने ही वाले हैं। वो देखो। डाकू मंगल सिंह ने जिस तरफ इशारा किया, पूरा गांव उस तरफ देखने लगा। लेकिन वहां जो दिखाई दिया, उसकी उम्मीद डाकू मंगल सिंह ने बिल्कुल भी नहीं की थी। उसके सारे आदमी जमीन पर मरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने एक ही वार से उन सबको मार गिराया हो। ये देखकर संतोष और रज्जो खुशी से उछलने लगे और डाकू मंगल सिंह गुस्से से उबल गया। कौन है? कौन है? सामने आओ, वरना मैं अभी के अभी इन दोनों को गोली मार दूंगा। इतना कहकर डाकू मंगल सिंह ने संतोष और रज्जो की तरफ अपनी बंदूक तान दी। लेकिन तभी बांस का पुल जोर जोर से हिलने लगा, जिससे डाकू मंगल सिंह अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ा। और फिर देखते ही देखते पुल से तेज धुआं उठा, और उस धुएं के छटते ही मुखिया सूरज चंद विशाल रूप में दिखाई देने लगे। अब बोल मंगल सिंह, आ गया मैं तेरे सामने। अब बोल, क्या करेगा तू? रुक, इस विभूति के दम पर तू मेरा गांव लूटने आया था? ला, जरा दिखा तो सही। इतना कहकर पुल देवता ने मंगल सिंह से उस विभूति को लिया और फिर उसे हवा में उड़ा दिया। ये देखकर मंगल सिंह डर के मारे कांपने लगा। उसकी सारी हेकड़ी जा चुकी थी। जब बचने का कोई और रास्ता नहीं सूझा, तो उसने फौरन पुल देवता के सामने हाथ जोड़ लिए। माफ कर दो पुल देवता, गलती हो गई, बड़ी भारी गलती हो गई, पर वादा करता हूँ अब कभी नहीं होगी। जाने दो, बस इस बार जाने दो, फिर कभी गांव के अंदर तो क्या 20 कोस दूर भी ना भटकूंगा। ठीक है, जाने देता हूँ, पर बस इतने से काम नहीं चलेगा। तुझे ये लूटपाट का काम छोड़ना होगा, वरना
छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, आज से नहीं, अभी से छोड़ दिया जी, बस अब जाने दो। मंगल सिंह बिना मौका गवाए वहां से भाग निकला। पूरे गांव ने राहत की सांस ली और अपने कुल देवता का अच्छे से सत्कार किया। और तब कहीं जाकर रोहित बाहर निकला, जिसके चेहरे पर सिवाय पछतावे के कोई भाव नहीं था।